अस्सलाम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ओके, आज की वीडियो में हम लोग अपना लेसन नंबर 20 डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप लोगों का ENG 515 का लास्ट लेसन है मिड टर्म सीरीज का। ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि एक ही वीडियो में कवर कर लूँ, लेकिन अगर वीडियो लॉन्ग होगी तो हम लोग उसको पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जस्ट मेन मेन जो पॉइंट उनको डिस्कस करेंगे, मैं आपको रियली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ताकि हम लोग इससे एक ही वीडियो में जो है वो कवर कर लें। ठीक है। ओके, पहला टॉपिक देखिए, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च इन्फॉर्मिंग L2 रीडिंग। मतलब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं। देखिए, पहला, रीडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटी ऑलमोस्ट miraculous one in fact since it involves the secondary use of the cognitive skills in relatively new ways। अब यहाँ पर क्या इसका क्या मीनिंग है कि रीडिंग जो है ना वो कुछ ब्रेन स्किल्स को यूज करती है, लाइक थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग एंड कनेक्टिंग आइडियाज। ठीक है, क्योंकि रीडिंग स्किल जो है ना वो ह्यूमंस जो है उसको नेचुरली नहीं सीख सकते। जैसे कि वो स्पीकिंग नेचुरली सीख लेते हैं, इस तरह वो रीडिंग नेचुरली नहीं सीख सकते। इसलिए उन्हें स्पेशल लर्निंग और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सो यहाँ पर बताया गया कि रीडिंग जो है कुछ कॉग्निटिव स्किल्स यूज करिए, इसमें हमारे पास थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेम्बरिंग एंड कनेक्टिंग आइडियाज वगैरह आ जाते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें कि लर्निंग टू रीड रिक्वायर्स कंसिडरेबल कॉग्निटिव एफर्ट्स एंड लॉन्ग टर्म लर्निंग प्रोसेस। इसी सा पॉइंट है कि लर्निंग जो है वो इज नॉट इजी टू लर्न क्विकली। ठीक है, स्टूडेंट्स नीड टाइम, प्रैक्टिस, कंसंट्रेशन एंड टीचिंग टू बिकम अ गुड रीडर। ठीक है। आगे देखिए, if a person is not taught to read in one way or another, that person will not learn to read। यानी कि देखिए, स्पीकिंग रीडिंग की तरह, जैसे कि स्पीकिंग की तरह ना रीडिंग जो है वो नेचुरली डेवलप नहीं होती। चिल्ड्रंस मस्ट बी टॉट बाय टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल। ठीक है, विदाउट इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो कभी भी उनके अंदर रीडिंग स्किल्स जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया हुआ है कि टीचर्स जो है वो पेरेंट्स या सिबलिंग्स उनको रीडिंग स्किल्स सिखाएंगे तभी वो सीखते हैं, अदरवाइज वो नहीं सीख सकते, ऑटोमेटिकली नहीं सीख सकते। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बताए गए हैं जो कि रीडिंग को इफेक्ट करते हैं, जिसमें आ जाता है पहला देखिए मोटिवेशन है, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टीचर फैक्टर्स आ जाते हैं, करिकुलम एंड मटेरियल रिसोर्सेज आ जाते हैं, इंस्ट्रक्शनल सेटिंग्स आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स आ जाते हैं। ये सब जो है ना ये रीडिंग इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहे होते हैं, सक्सेस ऑफ रीडिंग इंस्ट्रक्शंस को जो है वो इफेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। मतलब आगे यहाँ पे कुछ रिसर्च थोड़ी सी बताएगी है कि रिसर्च ऑन इंग्लिश L1 reading has made remarkable advances in the past 15 years, and it is possible to synthesize this research in ways that generate major implications for reading instruction। इसको आप एक बार जस्ट रीड कर लें, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना क्या बता रहे हैं कि रिसर्च जो है हैव लर्न अ लॉट अबाउट हाउ रीडिंग वर्क्स इन फर्स्ट लैंग्वेज रीडिंग। ठीक है, यानी कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बहुत लर्न किया है कि किस तरह जो है रीडिंग वर्क करती है L1 में। ठीक है, एंड दीज रिसर्च फाइंडिंग्स हेल्प्स टीचर्स इंप्रूव रीडिंग इंस्ट्रक्शन। और ये जो रिसर्च उसने टीचर्स को बहुत हेल्प आउट किया था कि वो रीडिंग इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फर्दर इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि research on reading speech in L2 setting have provided additional insights that often converge with the L1 reading research literature। ठीक है, यानी कि फिर फर्दर उन्होंने L2 पर भी बहुत ज्यादा रिसर्च की। ठीक है, और उससे भी उन्हें बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल आइडियाज मिले फॉर टीचिंग इंग्लिश लर्नर्स। ठीक है। ओके, थर्ड यहाँ पे देखेंगे द रियल डिस्टिंक्शन बिटवीन L1 रीडिंग एंड L2 रीडिंग do not prevent researchers and practitioners from drawing major implications from L1 research findings in general, especially from research on many academically oriented instruction issues। मतलब इसका मैं आपको ये चीज मतलब तो यहाँ पे बता रहे हैं कि इवन दो कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज जो है ना वो दोनों बहुत ज्यादा उनकी रीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन बहुत से टीचिंग मेथड्स फ्रॉम L1 रीडिंग कैन स्टिल हेल्प L2 लर्नर्स। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग रीडिंग जब भी कोई स्टूडेंट L2 रीडिंग सीख रहा होता है तो उसकी L1 की जो रीडिंग की स्किल्स होती हैं वो उससे बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प आउट कर रही होती हैं L2 रीडिंग स्किल्स को सीखने में। ठीक है। मतलब यहाँ पर आगे उन्होंने बताया हुआ है कि देखिए लास्ट में इट इज इसेंशियल टू रिकॉग्नाइज ये लाइन that instructions will need to vary in important ways for L2 learners depending on context, learner needs and language proficiency level। ठीक है, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि टीचर्स को ना हर एक स्टूडेंट को लाइक सेम वे में नहीं टीच करना चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का एक लेवल वो जो है वो डिफरेंट होता है, उसकी नीड्स अलग होती है, एबिलिटीज उसके अंदर डिफरेंट होती हैं, उसके गोल्स अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए हर स्टूडेंट को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली उसकी उसकी प्रोफिशिएंसी लेवल के अकॉर्डिंगली जो है टीचर्स को उसे टीच करना चाहिए। मतलब यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैंने जैसे हाईलाइट किए, एक एकेडमिक रीडिंग एबिलिटी, एक ये कुछ ना हमारे पास रीडिंग स्किल्स होती हैं जो कि
हमें जरूरत होती है फॉर स्कूल कॉलेज एंड स्टडीज। फॉर एग्जांपल कि टेक्स्ट बुक अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई मेन आइडियाज, समराइजिंग करना, लर्निंग इन्फॉर्मेशन, इस सब हम लोग एकेडमिक रीडिंग एबिलिटीज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि की इम्प्लीकेशन फॉर इंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टीचिंग सजेशंस होते हैं जो कि रिसर्चर्स देते हैं टू इम्प्रूव रीडिंग इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं इतना आपको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही। ठीक है, ओके। बस इस टॉपिक में जस्ट यही था, आप इन पॉइंट्स एक बार रीड कर ले, बाकी रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मूव करते हैं। इसमें जस्ट आप लोगों ने ना सिर्फ ये थोड़ा सा दरमियान में से करना है। ठीक है, implications फॉर रीडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम रीडिंग रिसर्च। ठीक है, यहाँ पर आपने ना बस जस्ट इसको यहाँ से करना जो मैंने हाईलाइट किया गया। अच्छा, इस टॉपिक में ना बेसिकली एक्सप्लेन किया जा रहा है किस टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकती हैं। ठीक है, कुछ स्ट्रैटेजीज जो है वो यहाँ पर बताई गई हैं जो कि स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अच्छा, पहली आती है इंश्योर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5 मार्क्स की पूछ सकते हैं, तो आपने 5 6 आप इसको इनमें से ना याद कर लें। इंश्योर वर्ड रिकग्निशन फ्लुएंसी। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है कि स्टूडेंट्स शुड रिकॉग्नाइज वर्ड्स क्विकली एंड ऑटोमेटिकली विदाउट स्टॉपिंग अगेन 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 एंड अगेन। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो वर्ड्स को क्विकली रिकॉग्नाइज करें और ऑटोमेटिकली विदाउट स्टॉपिंग अगेन एंड अगेन, तभी वो एक फ्लुएंट रीडर बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एम्फसाइज वोकैबुलरी लर्निंग एंड क्रिएट अ वोकैबुलरी रिच एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर उनको चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी को जो है वो बिल्ड करें और ऐसे एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो कि वोकैबुलरी रिच एनवायरनमेंट हो। ठीक है, इसको हम लोग आगे जाके पढ़ लेंगे। बैकग्राउंड नॉलेज एक्टिवेट करें, इंश्योर इफेक्टिव लैंग्वेज नॉलेज एंड जनरल कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स को जो ना चाहिए होता है कि उन्हें बेसिक ग्रामर की जरूरत होती है एंड लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए या टेक्स्ट की कॉम्प्रीहेंशन के लिए। ठीक है, टीचर टीच टेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड कोर्स ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, सॉरी, इजी हैं, आप लोग इनको ना खुद भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखिए कि बिल्ड रीडिंग फ्लुएंसी एंड रेट। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोमोट एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव रीडिंग को प्रोमोट, हम लोग पीछे बहुत पढ़ गए हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग जो बहुत हेल्पफुल होती है वोकैबुलरी को बिल्ड करने में। डेवलप इंट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर रीडिंग। ठीक है, अब देखिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब क्या होता है कि रीडिंग बिकॉज ऑफ के वो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, एंजॉयबल और यूजफुल है। ठीक है, यानी कि एक लर्नर की जो अंदर की एक मोटिवेशन होती है, उसके अंदर की मोटिवेशन यानी कि वो सिर्फ अपने आप के लिए पढ़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ रहा है, इंजॉयमेंट के लिए पढ़ रहा है, और जो है वो इसलिए पढ़ रहा है कि वो टेक्स्ट है वो यूजफुल है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन को डेवलप करना है स्टूडेंट्स में फॉर रीडिंग। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, आप इनमें से 5 to 6 याद कर ले, पेपर में पूछ सकते हैं एग्जामिनर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्ड इंश्योर वर्ड रिकॉग्निशन फ्लुएंसी। ओके, यहाँ पर ना देखिए क्या बताया हुआ है कि वर्ड रिकॉग्निशन फ्लुएंसी हैज बीन widely recognized in L1 reading research as an important factor in reading comprehension abilities। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखें कि in general word recognition fluency has not been a major focus on L2 research, however in the early 1990s research उसमें सीगा सीगा लोटिस ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि वर्ड रिकॉग्निशन ऑटोमेटिसिटी जो है ना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन डिस्टिंग्विशिंग प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ वेरी एडवांस्ड L2 लर्नर्स। ठीक है, यानी कि लर्नर्स की प्रोफिशिएंसी लेवल को चेक करने के लिए वर्ड रिकॉग्निशन ऑटोमेटिसिटी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे इन्होंने बताया कि सीगर लोबेटिस ने एंड वुड ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि L2 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हु वर मोर फ्लुएंट रीडर्स ओवरऑल हैड बेटर वर्ड रिकॉग्निशन ऑटोमेटिसिटी स्किल्स। ठीक है, यानी कि जो ज्यादा फ्लुएंट रीडर्स थे ना, उन्होंने रिसर्च की थी और उन्होंने ये फाइंड आउट की थी कि जो ज्यादा फ्लुएंट रीडर्स थे उनकी वर्ड रिकॉग्निशन ऑटोमेटिसिटी स्किल भी जो है ना बेटर थी एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जिनकी जो कि लेस फ्लुएंट स्टूडेंट्स थे। ठीक है, और उनकी वर्ड रिकॉग्निशन ऑटोमेटिसिटी भी क्या थी, स्लो थी। मतलब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया है, ये रिजल्ट आर्ग्यूड, उनके जो रिसर्चेस थे उनके रिजल्ट्स जो है वो ये बताते हैं कि increased word recognition automaticity results from incidental exposure to vocabulary through instruction and practice over extended period of time। अब incidental exposure का मतलब क्या होता है कि अनकॉन्शियसली या नेचुरली जब हम लोग कुछ रीड कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरली क्या होता है कि हम लोग वर्ड्स को अपने हम लोग मेंटल डिक्शनरी में क्या करते हैं, फिक्स करते जाते हैं। ठीक है, तो वर्ड रिकॉग्निशन ऑटोमेटिसिटी जो है ना वो इंक्रीज हो सकती है फ्रॉम इंसिडेंटल एक्सपोजर टू वोकैबुलरी। जब हम लोग
नेचुरली वोकैबुलरी सीख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, कोई टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, वहां से हम लोग लाइक नेचुरली कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली वर्ड्स को पिक करते जा रहे थे, तो उससे हमारी वर्ड रिकॉग्निशन ऑटोमेटिसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, इसमें वजह से ही थोड़े से पॉइंट्स आप इनको एक बार देख लें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है। ओके, इसके ना ही कुछ पॉइंट्स रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख, इट इज जनरली assumed that superior exposure to high frequency words would contribute automatic word recognition and comprehension gains। इजी इजी पॉइंट्स हैं कि जितना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स एक्सपोजर स्टूडेंट्स को मिलेगा, उतनी ही उनकी वर्ड रिकग्निशन जो है वो ऑटोमेटिक होती जाएगी। ठीक है, और कॉम्प्रिहेंशन की इंक्रीज हो जाएगी। एंड नो कैजुअल कनेक्शन बिटवीन वर्ड रिकग्निशन इंप्रूवमेंट एंड रीडिंग इंप्रूवमेंट इन एल सेटिंग्स हैज येट बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड। यहाँ पे एंड पे एक बताया कि ये लेवी एविलो एंड लिसिंचक लिसिंचक कैरिड आउट ट्रेनिंग स्टडीज विद फोर्थ ग्रेड स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेट के बोथ वर्ड रिकग्निशन ट्रेनिंग एंड रिपीटेड रीडिंग ऑफ टेक्स्ट जो है वो उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट पर। ठीक है, ओके, लास्ट में आप बताया क्या बताया गया कि फाइनल इशू इन्वॉल्व्स हाउ बेस्ट टू टीच वर्ड रिकग्निशन फ्लुएंसी, यानी कि एक इशू है कि किस तरह से जो है वो स्टूडेंट्स को वर्ड रिकग्निशन फ्लुएंसी उनको सिखाई जाए एक इफेक्टिव वे में। तो जो कुछ यहाँ पर एक्टिविटीज बताई गई हैं कि थ्रू टाइम्ड वर्ड रिकग्निशन प्रैक्टिस उनको करवाएं, ग्रेटर फोनोलॉजिकल अवेयरनेस उन्हें दे, मॉर्फोलॉजिकल अवेयरनेस दें, एक्सटेंडेड रीडिंग प्रैक्टिस करवाएं एंड असिस्टेड रीडिंग एक्टिविटीज वगैरह करवाएं। ठीक है, तो ये आपने इसको याद करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, आपका आपने यहाँ से ना कि कौन सी लाइक टीचर किस वे में स्टूडेंट्स को वर्ड रिकग्निशन फ्लुएंसी इफेक्टिव वे में सिखा सकते हैं, तो ये एक्टिविटीज आपने याद करनी है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट देखें, क्रिएटिंग वोकैबुलरी रिच इन्वायरमेंट। ओके, क्रिएटिंग वोकैबुलरी रिच एनवायरनमेंट। अच्छा, वोकैबुलरी रिच एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह यहाँ पर वेयर स्टूडेंट्स आर सराउंडेड बाय मेनी न्यू वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा न्यू वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं और यूजफुल वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बुक्स हो गई, कन्वर्सेशंस हो गई, रीडिंग एक्टिविटीज हो गई, लेबल्स, स्टोरीज, क्लासरूम, ये सब वोकैबुलरी रिच एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब फर्स्ट की जो थ्री लाइंस है ना, वो आप खुद रीड करिएगा, बहुत ईजी, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसका मेन जो एक आइडिया है इस टॉपिक का वो ये है कि रिसर्चर्स शो करते हैं कि स्टूडेंट्स जो है ना वो जिनके पास ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी होती है वो एक बेटर रीडर भी बन सकते हैं, वो एक बेटर रीडर भी होते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, इफ स्टूडेंट्स नो मोर वर्ड्स दे कैन अंडरस्टैंड पैसेज इजीली, वो टेक्स्ट को जो है वो फास्टर वे में रीड कर सकता है और बेटर वे में लर्न कर सकता है। बट अगर उसके पास अगर उसको वर्ड्स की मीनिंग का नहीं पता ना, तो फिर उसके लिए रीडिंग क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्री लाइन आप देखें, इसमें ये बताया कि तो यहाँ पर थॉर्नडाइक ने जो है वो सर्वे किया था रीडिंग इन 15 कंट्रीज। ठीक है, सर्वे रीडिंग इन 15 कंट्रीज, तो 15 डिफरेंट कंट्रीज में रीडिंग को सर्वे किया, तो उसने ये चीज फाइंड आउट की थी कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द वोकैबुलरी एंड रीडिंग एबिलिटी। जस्ट ये एक मेन पॉइंट, इसको अपने माइंड में रखना है। कार्बर के अकॉर्डिंग बताया गया, कार्बर ने कहा था कि वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना वो आर क्लोजली कनेक्टेड and that students with good vocabulary almost have become good reader। ठीक है, हमने कहा था कि वोकैबुलरी और रीडिंग के दरम्यान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और जिस स्टूडेंट के पास अच्छी वोकैबुलरी होगी ना, तो वो एक अच्छा रीडर भी होगा। तो बस यहाँ पर जस्ट यही बताया गया है, आपने एक इसको जस्ट माइंड में रखना है, बाकी रट्टा नहीं मारना, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चन कभी भी नहीं आते। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस सब्जेक्ट में जिसमें से पेपर बन सकते हैं। सो आप लोग जस्ट इनको ऐसे माइंड में रखें कि अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है, ताकि आप लोग उनको जो है वो आप कर सके। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि वाई वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स हेल्प करती है मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में, आइडियाज को फॉलो करने में, अननोन वर्ड की मीनिंग को गैस करने में और रीडिंग को एंजॉय करने में। ठीक है, क्योंकि विदाउट वोकैबुलरी नॉलेज जो है वो कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और रीडर जो है वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अच्छा, जो लास्ट लाइन यहाँ पे बताया है कि हाउ टू टीच मोस्ट इफेक्टिवली टू बिल्ड द लार्जेस्ट वोकैबुलरी नॉलेज ओवर टाइम इज अ क्वेश्चन डिजर्विंग इट्स ऑन चैप्टर। और ये क्या कह रहे हैं कि सारे टीचर जो है वो एक वोकैबुलरी रिच एनवायरनमेंट जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो टीचर्स को चाहिए कि वो नए वर्ड्स को जो है बच्चों को नए वर्ड्स बताएं डेली। ठीक है, उनको इनकरेज करें कि वो ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें। ठीक है, उस पर यूज वर्ड वॉल्स। ठीक है, एंड यूज स्टोरीज और डिस्कशंस एंड टीच वर्ड इन कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सपोज स्टूडेंट्स टू लॉट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सब टीचर्स डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज को यूज करके एक वोकैबुलरी रिच एनवायरनमेंट जो है वो बना सकती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है एक्टिवेट बैकग्राउंड नॉलेज इन अप्रोप्रिएट वे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया गया कि देखिए, बैकग्राउंड नॉलेज का मतलब क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस जो कि स्टूडेंट के पास पहले से होता है, जिसकी बेस पर वो अपने न्यू टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की
कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए कि ऑलमोस्ट ऑल रीडिंग रिसर्चर्स एग्री दैट बैकग्राउंड नॉलेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इट इज क्लियर दैट रीडर कॉम्प्रिहेंड टेक्स्ट बेटर जब वो टेक्स्ट जो है वो कल्चरली फेमिलियर होगा, ठीक है। देखें कि जब स्टूडेंट जो है वो कोई टेक्स्ट रीड कर रहा है तो अगर वो उसके उस लैंग्वेज के कल्चर को जानता है ना, तो उस टेक्स्ट को ज्यादा बेटर वे में जो है वो समझ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसे उसके कल्चर का नहीं पता होगा तो वो वहां पर मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं उस टेक्स्ट को। बैकग्राउंड नॉलेज इज एसेंशियल फॉर ऑल मैनर्स ऑफ इन्फ्रेंसेस एंड टेक्स्ट मॉडल कंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कॉम्प्रिहेंशन। कह रहे हैं कि बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है जब हम लोग इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे होते हैं या कॉम्प्रिहेंशन के लिए बैकग्राउंड नॉलेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये डिसएम्बिग्यूटिंग लेक्सिकल मीनिंग एंड सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी को समझने में जो है वो मदद करता है, ठीक है। डिसएम्बिग्यूटिंग लेक्सिकल मीनिंग यानी कि समटाइम्स एक ही वर्ड जो है वो एट टाइम दो डिफरेंट मीनिंग्स दे रहा होता है। एंड सिंटैक्टिक एम्बिग्यूटी यानी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ही सेंटेंस टू डिफरेंट मीनिंग्स दे रहा होता है। तो उन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए बैकग्राउंड नॉलेज है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लास्ट में देखिए एक रिसर्च बताई गई है। चैन एंड ग्रेव्स कंडक्टेड वन ऑफ द फ्यू एलक्यू स्टडीज टू परस्यू दिस इशू डायरेक्टली। कौन सा इशू की जो है विल द एक्टिवेशन ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज लीड टू बेटर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने रिसर्च की थी, उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया था कि द यूज ऑफ द टेक्स्ट प्रीव्यूइंग लीड टू सिग्निफिकेंटली बेटर कॉम्प्रिहेंशन इन कंपैरिजन विद बोथ अ कंट्रोल ग्रुप एंड अ ग्रुप दैट एक्टिवेटेड जनरल बैकग्राउंड नॉलेज। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि टेक्स्ट प्रीव्यूइंग ग्रुप कौन सा होता है। जहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है ना वो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है रीडिंग से पहले। कुछ की आइडियाज बता दी जाती है या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है अबाउट द टेक्स्ट बिफोर रीडिंग, तो उसको हम लोग टेक्स्ट प्रीव्यूइंग कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो था कंट्रोल ग्रुप, यानी कि स्टूडेंट्स जिनके पास बिल्कुल भी कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होती बिफोर रीडिंग। और जनरल बैकग्राउंड नॉलेज ग्रुप होता है यानी कि जो जस्ट जनरल आइडियाज को डिस्कस करने रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। तो उन्होंने इन थ्री डिफरेंट ग्रुप्स को एग्जामाइन किया, तो उन्होंने ये चीज फाइंड आउट की थी कि जो जिन स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट प्रीव्यूइंग था ना, जिन्हें टेक्स्ट प्रीव्यू दिया गया था, वो उन्होंने पैसेज को जो है वो ज्यादा अच्छे वे में अंडरस्टैंड किया है एज कम्पेयर टू द अदर टू ग्रुप्स, कंट्रोल ग्रुप एंड द एक्टिवेटेड जनरल बैकग्राउंड नॉलेज ग्रुप, ठीक है। तो ये यहाँ पे छोटी सी रिसर्च बताई गई है, बस आपने इसको माइंड में रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है लैंग्वेज नॉलेज एंड जर्नल कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ठीक है। जब यहाँ पर आप लोगों ने ये थ्री लाइन आप लोग खुद रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर्स बोथ लैंग्वेज नॉलेज और रिकग्निशन ऑफ की आइडियाज एंड देयर रिलेशनशिप यानी कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ठीक है। कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो टू थिंग्स पर बेस्ड करती है, एक लैंग्वेज नॉलेज पर और एक कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर। अच्छा, अब आगे बताया गया है कि लैंग्वेज नॉलेज में जो हमारे पास आ जाता है एक वोकैबुलरी नॉलेज आ जाता है और एक ग्रामर नॉलेज आता है। वोकैबुलरी नॉलेज यानी कि नोइंग मीनिंग ऑफ द वर्ड एंड ग्रामर नॉलेज यानी कि अंडरस्टैंड सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड रूल्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर गुड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये थ्री लाइन आपने यहाँ से रीड की, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है एंड पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या बताया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजीज बताई हुई है, ठीक है। आपने इनको ना याद करना है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजीज है, ठीक है। जिसमें ये आ जाती है, आप लोग वो खुद से भी रीड करते हैं। प्रियर नॉलेज एक्टिवेशन आ जाती है, मेंटल इमेजरी आ जाती है, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स, टेक्स्ट अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन मॉनिटरिंग, क्वेश्चनिंग, ठीक है। निमोनिक स्पोर्ट प्रैक्टिस आ जाती है, समराइजेशन वगैरह जो है वो इसमें आ जाती है। निमोनिक स्पॉट प्रैक्टिस का मतलब होता है कि लाइक एक मेमोरी ट्रिक जो है वो हम लोग बना लेते हैं, जो कि स्टूडेंट्स हेल्प आउट करती है इन्फॉर्मेशन को ज्यादा इजी में याद रखने में। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे यूज करते हैं फैन वॉइस, ठीक है। तो हम लोग ये यूज करते हैं ना सब ऑर्डिनरी कंडीशंस को याद कर रखने के लिए, ठीक है। यानी कि देखिए फॉर एंड नॉट बट, ठीक है, और येट, सो, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे पास निमोनिक एक्रोनिम है फॉर सब ऑर्डिनरी कंडीशंस, तो उसको हम लोग निमोनिक्स कहते हैं। मेंटल इमेजिनरी होता है यानी कि हम लोग रीडिंग करते हुए एक मेंटल पिक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रेटजीज हैं जिनको टीचर्स यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। आई होप कि आपको इस लेसन की समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट आप लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप लोग समझ नहीं आता, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अंदर से आप लोग एक बार खुद इसको रीड कर लें, आप लोग पता चल जाएगा इसमें ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट है, जस्ट रिसर्च बताई गई है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो आज हमारी ENG 515 की मिड टर्म सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एंड अगर किसी को MCQ उसकी फाइल चाहिए हो तो वो आप काइंडली मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फाइल चाहिए हो तो भी आप लोग जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है।
ओके, इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट फेज में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।